हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये बात हो जाएंगी आज, शांत हो जाएगी क्या? एंड पॉपुलर रिवोल्ट। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 के जो साल थे वो यूरोप के लिए ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, हार्डशिप होती है कठिनाई, और ग्रेट का मतलब बहुत बड़ी। अगर आर्थिक व्यवस्था से बात करें तो 1830 के जो साल थे वो यूरोप के लिए बहुत बड़ी कठिनाई वाले थे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, 19वीं शताब्दी का पहला हाफ। यहाँ पे सी का मतलब देखने से आएगा, और गवाह बनना देखना ही है वैसे तो, यानी 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में ना इनॉर्मस इंक्रीज हुआ। इनॉर्मस बड़ा, इंक्रीज बढ़ोतरी कहां पे हुई? पॉपुलेशन में। पूरे यूरोप की बात करें तो 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में बहुत बड़े लेवल पर पॉपुलेशन बढ़ी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। और ज़्यादातर कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा वो सीकर्स थे। सीकर्स मतलब ढूंढने वाले, बेरोजगार, जो जॉब को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते थे वो ज़्यादा थे, और एम्प्लॉयमेंट था कम। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। कौन सा शब्द है जो नहीं आता? माइग्रेट। माइग्रेट का तो पता होगा, माइग्रेट हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन थी, लोग यानी ग्रामीण इलाकों के लोग सिटीज में माइग्रेट हुए टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। स्लम्स बस्ती होती है, और वो भी स्पेशली गंदी। ओवर क्राउडेड तो वैसे ही आया, ओवर क्राउडेड मतलब जिसमें भीड़ ज़्यादा हो। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स आर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। देखो स्टिफ का मतलब आया है भारी, सख्त, अत्यधिक, स्टिफ। ठीक है, भारी हो सकता है यानी किसी के ऊपर हावी हो जाना ना। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स, जो टाउन्स में छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उत्पादन करता थे, उन्हें बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा। किससे? फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। उन सामानों से जो इंग्लैंड से इंपोर्ट किया जा रहा था। स्पेशली किससे बनता था? मशीन से। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। जहां पर अगर इंडस्ट्रीज की बात करें इंग्लैंड में, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी। कंपेयर किससे की जा रही है? कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप से, यूरोप से कंपैरिजन की जा रही है उसकी। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्री का जो आगाज़ था वो तो पहले ही हो गया था। तो वहाँ पे जो क्वालिटी थी या एडवांसनेस बोलें तो वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर थे। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और स्पेशली एक उदाहरण दिया है कपड़े का, टेक्सटाइल का उन्होंने उदाहरण दिया। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। प्रोडक्शन होता था सिर्फ मेनली होम्स में और स्मॉल वर्कशॉप्स में, यानी जो वर्कशॉप्स थी वो छोटी थी और घरों में ही कारखाने छोटे छोटे बनाए हुए थे, उनसे उनका प्रोडक्शन होता था। और मैकेनाइज जो ना मशीन से, वो बहुत पार्शियल था। पार्शियली मतलब आंशिक भाग था, थोड़ा सा भाग था।
और फिर कपड़ा आने लगा इंग्लैंड से, तो उन्हें बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो गया। चलो, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ओब्लिगेशंस। अगर उन रीजन्स की बात करें जहां पर एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी, एरिस्टोक्रेसी तानाशाही जहां पर भी थी अभी, पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल ड्यूज जागीर से संबंधित जो ऋण होता है उससे, प्लस ओब्लिगेशंस जो हमारी बाधाएं तो नहीं होती, ऑब्स्टेकल्स होता है। ओब्लिगेशंस, हाँ, ओब्लिगेशन का मतलब होता है एक तरीके से, वैसे तो कर्तव्य होता है, लेकिन जब हम किसी के प्रति अपनी वफादारी निभाते हैं तो वो, जैसे इसने शब्द किया है एहसान, तो वे फ्यूडल जो ड्यूज थे उनसे परेशान, प्लस उनके एहसानों से परेशान, और ताकतवर तो तानाशाही तो ताकतवर होती ही है। तो स्ट्रगल किया पीजेंट्स ने बहुत बड़े लेवल पे, और किसके कारण? अंडर द फ्यूडल ड्यूज एंड ओब्लिगेशंस। द राइज ऑफ फूड प्राइजेज और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म पहले भी आया अगर याद हो तो, PAUPERISM है ना, PERISM, यानी कंगाली, गरीबी। फूड प्राइजेस बढ़ गए, या अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, जो कृषि थी, जो उत्पादन था, जो फसल थी वो खराब हुई, और वो उसका कारण बनी किसका? वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, यानी बहुत लंबे, यानी कि विस्तार से कहूं या बहुत लंबे क्षेत्र में, बहुत कई देशों में पॉपुलिज्म इन टाउन और कंट्री, कंगाली छा गई, टाउन की बात हो या कंट्री। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। 1848 भी इसी तरीके का साल था। अब ईयर्स को ध्यान रखना है, कभी पहले चले जाएंगे कभी बाद में आ जाएंगे, तो यही ध्यान रखनी चीजें, ठीक है? ठीक है भाई। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रोड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। एक तो फूड की शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मजबूर हो गई पॉपुलेशन पेरिस के, और इतना मजबूर कि उन्हें कहां पे आना पड़ा? रोड्स पे आना पड़ा। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। इरेक्ट का मतलब होता है क्या? हाँ, ये भी होता है, लेकिन इरेक्ट का मतलब यहां पे होता है खड़ा करना, निर्माण करना। बैरिकेड्स देखे होंगे तुमने, सड़क पर बैरिकेड लगाए जाते हैं, वो खड़े किए गए, लेकिन किसको? लुइस फिलिप को फोर्स टू फ्ली। फ्ली का मतलब होता है जान बचा के भाग जाना, और उसे भागना पड़ा। अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। एक जो नेशनल असेंबली थी उसने घोषणा की एक रिपब्लिक की, वो तो भाग गया। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबाउट 21। 21 से ऊपर साल के जो मेल थे उन्हें सफरेज का अधिकार दे दिया गया, मताधिकार। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और उन्हें जॉब की भी गारंटी दी गई कि तुम्हें काम भी मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वाज सेटअप। नेशनल वर्कशॉप्स सेटअप किए गए ताकि उन्हें रोजगार दिया जा सके। अर्लियर इन 1845, अब देखो 1845 में, हम 1848 में आए, पिछले पेज की अगर बात करो, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इतिहास की बात कर रहे हैं तो ये 1845 में छोटा सा एग्जाम्पल देने वाले हैं, ठीक है? तो 1848 को ध्यान रखना है। वी हैव स्टडीड, नाउ वी आर गोइंग बैक टू 1845। तो कई बार मन में कंफ्यूजन नहीं आता है, यार अभी तो आज़ाद हो गए थे, क्योंकि हम ईयर पे ध्यान रखते नहीं है। यहाँ पे तो ये उखाड़ फेंका गया, और ये इसको हमने छोड़ दिया 1%, और फिर से तानाशाही आ गई, ये कैसे हुआ? तो इस पे ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। 1845 में करें। 1845 वेवर्स इन सिलेसिया हैड लेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। 1845 में अगर सिलेसिया की बात करें तो वेवर्स जो होते थे ना, बुनकर, उन्होंने एक रिवोल्ट किसके खिलाफ किया? कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार होते हैं। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, वो ठेकेदार जो उन्हें कच्चा माल प्रोवाइड कराते थे। एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स, और उनके ऑर्डर के अनुसार ही वो टेक्सटाइल का फिनिश्ड क्या होता है? जो मतलब
रॉ मटेरियल से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते थे, कपड़ा बनाते थे। हाँ, बट ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। लेकिन ड्रेस्टिकली क्या हुआ, ड्रेस्टिकली बड़े खतरनाक तरीके से, है ना, बड़े विध्वंसक तरीके से उनका जो पेमेंट था वो रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस मतलब घटाना, घटा दिया गया। द जर्नलिस्ट विल्म वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। विल्म वोल्फ थे, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार। उन्होंने इस सिलेसियन का एक विलेज है, उसके एक इवेंट को इस तरीके से डिस्क्राइब किया। इन दीज विलेजेस विद 18,000 इनहेबिटेंट्स, इन गांवों में जिनमें लगभग 18,000 इनहेबिटेंट्स रहते हैं, यानी रहने वाले प्राणी। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। कॉटन को वेव वो करते हैं और ये सबसे बड़ा यहाँ का ऑक्यूपेशन है, व्यापार है, काम है। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, और इनके कष्ट जो है ना वर्कर्स के, वो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कल्पना ना की जा सके। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। डेस्परेट नीड, डेस्परेट मतलब जब आशा ही ना हो, निराशा। इतना ज़्यादा निराश हो गए आदमी और कॉन्ट्रैक्टर्स को चल गया पता, क्योंकि इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है तो अवेलेबिलिटी लोगों की बहुत ज़्यादा रूप में होगी। लोग बिखरे फिर रहे हैं काम के लिए, तो उनका प्राइजेस अपने आप ही कम हो जाना है, ठीक है, क्योंकि उतने प्राइस में बहुत सारे और अवेलेबल हैं। तो इसका एक वर्ड आया एडवांटेज ऑफ, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, है ना, और सीधा सीधा जो वो सामान था वो जो तैयार करवाते थे उसका सीधा सीधा प्राइस ही घटा दिया, जो वो पे करना था उन्हें, यानी जो उन्हें वेजेस मिलना था वो ड्रेस्टिकली उन्होंने रिड्यूस कर दिया। ऑन 4 जून एट 2 PM, 2 जून को, ये 1845 में हो रहा है, और ये अ लार्ज क्राउड ऑफ वेवर्स इमर्ज्ड फ्रॉम देयर होम्स। इमर्ज का मतलब बताया था, उत्पन्न होना, एकदम से कहीं से उठना, है ना, बाहर आना। एक बहुत बड़ा क्राउड वेवर्स का अपने होम से बाहर निकला। मार्च्ड इन पेयर्स अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। मेंशन क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ना कोठियाँ, तो मेंशन वो होता है। वो अपने घर से बाहर निकले, मार्च किया कहाँ तक? उनके घरों तक। घर से ही मतलब है, बस थोड़ा सा सिनोनियम देख लेना, सिनोनियम। डिमांडिंग हायर वेजेस, क्या डिमांड थी उनके? दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटली। देखो स्कॉर्न एक वर्ड आया है, मजाक, घृणा। स्कॉर्न, SCORN, घृणा। और ये मजाक जो है ना, ये दूसरे लहजे का मजाक है, किसी की खिल्ली उड़ाना, ठीक है, नफरत। तो ये मजाक वो वाला मजाक नहीं है, ये हेट्रेड के कारण जो उत्पन्न हुआ जो मजाक है ना, वो है। और उनका जो ट्रीटमेंट हुआ ना, यानी कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया, वो कैसे किया गया? कैसे किया गया? स्कॉर्न से, घृणा से, और थ्रेट से, मतलब धमकियां मिली उन्हें। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस। और इसके बाद में उनमें से एक ग्रुप चला गया फोर्सिबली, कहाँ पे? अंदर, घर में। स्मैश्ड इज एलिगेंट विंडो पेन्स। एलिगेंट विशिष्ट, महंगा। एलिगेंट का मतलब ऐसे होता है सुंदर, यहाँ पे महंगे से भी आया है और विशिष्ट तो होगा ही, ठीक है। एलिगेंट विंडो पेन्स, विंडो पेन का मतलब पता ही होगा, जो कांच के शीशे वगैरह थे सब फोड़ दिए। फर्नीचर, बेटा ये जो वर्ड आया पोर्सिलेन, PORCELAIN, ये होती है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, और यहां पे इसके लिए आया है, बर्तन थे चीनी मिट्टी के, सब तोड़ फोड़ दिए। इनटू द अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, स्टोर में घुस गए दूसरा ग्रुप, एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स। लूटपाट कर दी पूरे के पूरे, जो वही सामान सप्लाई जो था, जो वहां पे बना हुआ रखा था। और ये आया एक टोर टू श्रेड। टायर का मतलब सबको पता होगा, फाड़ना। श्रेड का मतलब होता है धज्जियां, टुकड़े टुकड़े, और सब कुछ
उन्होंने तितर बितर कर दिया वहां पे जितना भी सामान रखा था। प्लंडर का मतलब होता है लूटना, PLUND, क्या होता है? लूटना। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू ए नेबरिंग विलेज, और जो ठेकेदार था वो भाग गया अपने पड़ोसी कोई गांव था उसमें। हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन, लेकिन उन गांव वालों ने उसको, शेल्टर का मतलब छत होता है, शरण यहाँ पे है, शरण देने से इनकार कर दिया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग, एक वर्ड आया है रिक्विजिशन। एक वर्ड क्या है? रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब होता है बच्चों, रिक्विजिशन का मतलब होता है सहायता होता है, शर्त होता है, मांग पत्र भी हो सकता है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, 24 घंटे के बाद में वापस आया। हैविंग रिक्विजिशन द आर्मी, किसका पत्र था उसके पास में? आर्मी का पत्र लेकर के, शर्त लेकर के, ठीक है। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, और ये तो होना ही था। इसके बदले में 11 वीवर्स को मार दिया गया। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। देखो ये कहाँ की बात थी सारी? 45 की, 1845 की। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. इतना लंबा सेंटेंस देख के कई बार हम भागने की कोशिश करते हैं एज ए स्टूडेंट, लेकिन इसमें कुछ है नहीं कारण। Parallel to the revolts of the poor and unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848. ये इसको जरा पढ़ने की कोशिश करो। पैरेलल मतलब एक साथ चलता हुआ, किसके एक साथ? पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स कर ही रहे थे रिवोल्ट, आप समझ रहे हो? उसी के पैरेलल, और कब कहाँ कर रहे थे? मैनी यूरोपियन कंट्रीज में। कब कर रहे थे? 1848। तीन चीजें आई। पहला, कौन, कब, कहां और क्या। क्या कर रहे थे वो? रिवोल्ट। कौन कर रहा था? गरीब थे, अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार। कब? 1848। कहाँ? मैनी कंट्रीज इन यूरोप। तो पहले सेंटेंस में, और पहला सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, सिर्फ इसे क्या कहा गया है? इतनी चीजों को जोड़ा गया है, ठीक है। इसको आप अलग बना सकते हो, इसको पूरे को आप अपने तरीके का सेंटेंस बना सकते हो। क्या हो रहा था? रिवोल्ट वॉज टेकिंग प्लेस। हु वॉज डूइंग? ये लोग कर रहे थे इन 1848। इसको लगाने की कोई टेंशन किसी को नहीं होगी। और ये भी कहाँ? तो ये एक ही उसमें कर दिया उन्होंने। उसमें देखो 2-3 सेंटेंस को हम तीन तरीके के सेंटेंस बनाते हैं, या तो सिंपल ही बना देते हैं, या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या कंपाउंड बनाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे की गई है। जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, सिंपल से सिंपल भी बन सकता है ना, कोई 4-4, 5-5 शब्दों का, तो बनाओ उसे। अ रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेशनल मिडिल क्लासेस, इनके साथ साथ गरीब, अनएम्प्लॉयड, वर्कर्स तो कर ही रहे थे। एक रिवोल्यूशन और अंडरवे था। अंडरवे मतलब जारी था। कौन कर रहा था उसे? लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। आप समझ रहे हो? जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे वो भी एक रिवोल्यूशन कर रहे थे। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage. आप समझ रहे हो? फरवरी में एक इवेंट हुआ, घटना हुई 1848 में फ्रांस में, और उसने मजबूर कर दिया एब्डिकेट होने के लिए मोनार्क को। एब्डिकेशन का मतलब होता है पद त्याग करना, अपनी गद्दी को छोड़ देना। मोनार्क ने उसके कारण क्या की थी? भाग गया था वो। एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम। और रिपब्लिक बेस्ड में जिसका आधार क्या हो? रिपब्लिक हो। सफरेज, मेल सफरेज, यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी सबको मताधिकार, जो उनकी शर्तों के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार था। प्रोक्लेम मतलब उसको घोषित कर दिया गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian
Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. And again, ये बहुत लंबा सेंटेंस बन गया है, इसको पार्ट्स में तोड़ लेते हैं. In other parts of Europe, दूसरे पार्ट्स में, where जहां पर independent nations did not, nation state did not yet exist, जहां पर अभी भी नेशंस नहीं बने थे वो आपस में, वो भी साम्राज्य था किसी का. जैसे जब एक हमने डैश लगा दिया, वो लंबा डैश है ये वाला, और ये सिर्फ क्या है जैसे के लिए, जर्मनी, इटली, पोलैंड, द एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इनमें मैन और विमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस, जो मिडिल क्लास थे, जो लिबरल लोग थे, उन्होंने कंबाइन देयर डिमांड्स, उन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन कर दिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. किसके लिए? और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी क्यों? विद नेशनल यूनिफिकेशन. इसको किससे किया? यूनिफिकेशन, यानी एकता और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को उन्होंने मिला दिया. अब एक ही लड़ाई है. दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोविंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट. दे टुक एडवांटेज, और उन्हें फायदा भी मिला, उन्होंने लाभ उठाया. किसका? द ग्रोविंग पॉपुलेशन अनरेस्ट. मैं इसको यहाँ से आज के कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ. जैसे किसानों का वो हो रहा है, मुझे पता नहीं है किसान है क्या है भाई, ये जाएगा तो फिर लोग पता नहीं ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा वर्ग भी सरकार के खिलाफ हो जाए तो इसका मतलब वे इस वाली भीड़ का भी फायदा उठा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि वो भीड़ पहले ही सरकार के खिलाफ है. और अगर एक दूसरा वर्ग भी, व्यापारिक वर्ग परेशान हो गया, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं अब, वो भी वहां पे जाके 1-2 लाख आदमी बैठ जाएं, तो वो कंबाइन हो जाएगा फिर पूरा. और इन्हें देखते देखते फिर दूसरे की भी हिम्मत बढ़ेगी. और ऐसे ही अगर 4-5 आ जाएं तो फिर या तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, और या फिर तानाशाह तो कुछ नहीं करते थे, तानाशाह तो सीधा सीधा मरवा देते थे और उन्हें जेल में चला देते थे, वो करते थे. ज़्यादा बड़ा लेवल पहुंच जाता था तो आपने एग्जाम्पल देखें, भाग जाता था वो, उसको ओवरटर्न कर दिया जाता था, मतलब उखाड़ फेंका जाता था. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles. नेशन स्टेट बने, लेकिन किसके सिद्धांतों पर? संसद के सिद्धांतों पर. अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की फ्रीडम, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और एकजुट होने की फ्रीडम, संगठन बनाने की फ्रीडम. इन द जर्मन रीजन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स. अगेन ये वहीं से आया, बहुत ही लंबा सेंटेंस बनेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है. इन द जर्मन रीजन्स में ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस, बहुत बड़े लेवल की पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी. हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लासेस प्रोफेशनल्स, जिसके मेंबर्स थे मिडिल क्लास के लोग, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन थे, एंड प्रोस्परस आर्टिसंस, जो कलाकार थे, प्रोस्परस थे यानी संपन्न. केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, वो सारे सारे मिलकर एक साथ आ गए फ्रैंकफर्ट सिटी में, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो नेशनल असेंबली को क्या करेंगे? वोट करेंगे. ऑन 18 मई 1848, देखो पहले हमने फैब में पढ़ा, फैब का पढ़ा, अब हम कहां पे आ गए? मई में. 1848 मई, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च्ड इन ए फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. देखो 18 मई को एक पार्लियामेंट बुलाई गई थी, कहां पे? सेंट पॉल चर्च में. किसके द्वारा? शासक के द्वारा, है ना. लेकिन क्या हुआ? 18 मई 1848 को ही 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अभी तो उन्होंने वोट किया, 831 लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे, चुने गए थे, उन्होंने क्या किया? मार्च करना शुरू कर दिया. कहां के लिए? सेंट पॉल चर्च के लिए. और फेस्टिव प्रोसेशन, फेस्टिव का मतलब समझते हो? जो पर्व से संबंध रखता है, यानी खुशी वाला माहौल. और प्रोसेशन का आपको पता है, जुलूस, यानी उन्होंने खुशी वाला जुलूस निकाला. किसकी तरफ निकाला? कहां की तरफ चले हो? उस पार्लियामेंट की तरफ, जो कि कहां थी? सेंट पॉल चर्च में. दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट. उन्होंने, ड्राफ्ट का मतलब सबको पता है, बनाना, चित्र बनाना होता है, या किसी को रूप देना. उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो जर्मन नेशन के लिए था, जो कि हेड किया जाएगा मोनार्की के द्वारा ही, लेकिन वो सब्जेक्ट होगा, यानी अधीन होगा. किसके? पार्लियामेंट के अधीन होगा. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick
विल्म हो गए 4। जब डेपुटीज ने, डेपुटीज का मतलब सबको पता है उप होता है छोटा, जब उसे ऑफर किया ना क्राउन, कौन है? फ्रेडरिक विल्म 4, किंग ऑफ प्रशिया, प्रशिया का ये किंग थे, ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स, और दूसरे मोनार्क के साथ में वो मिल गए टू ओपोज द इलेक्टेड असेंबली, इन 831 रिप्रेजेंटेटिव को अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए। वाइल द पोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड। इरोड का मतलब होता है बच्चों, इरोड आया है एक शब्द, काटना, नष्ट करना, घट जाना। जैसे जैसे ऑपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का अपोजिशन यानी विपक्ष, और मिलिट्री क्या बनते गए? स्ट्रॉन्गर। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, सोशल बेसिस जो था पार्लियामेंट का वो घट गया, नष्ट हो गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस, पार्लियामेंट को किसके द्वारा घेर लिया गया, आधिपत्य कर लिया गया? मिडिल क्लासेस के द्वारा। हु रजिस्टर्ड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, जिन्होंने किसकी आवाज बढ़ाई थी, क्या की थी? वर्कर्स के, आर्टिसंस, एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, और इसी के कारण उसके फलस्वरूप उन्हें क्या हो गया? उनका सपोर्ट, उनका भी सपोर्ट खो गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, और अंत में क्या हुआ? अंत में सेना बुलाई गई, एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और ये असेंबली को भंग करना पड़ा, भंग मतलब नष्ट करना पड़ा, कोई मान्यता नहीं बची इसकी। द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, वो ये अब नया पैराग्राफ आया है, इसी के बीच में से ये कुछ नई इंफॉर्मेशन है। जो इश्यू मुद्दा था किसका? एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, कि हम पॉलिटिकल राइट्स को एक्सटेंड कर दें, किसके लिए? वुमेन के लिए। वो इज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। इसमें सब लोगों की राय अलग अलग थी, कंट्रोवर्शियल था, विवादास्पद, जिस पे विवाद होता हो, मतलब दे या ना दे। इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, और इस मूवमेंट में, लिबरल मूवमेंट जो था, इसमें बहुत बड़े नंबर में विमेन ने बहुत बड़ा मतलब पार्टिसिपेशन किया था अपना। विमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, उन्होंने अपने अपने संगठन भी बनाए थे। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स की स्थापना की, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और मीटिंग्स डेमोन्स्ट्रेशंस में भी उन्होंने हिस्सा लिया। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, और इसके बावजूद भी उन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित रहना पड़ा। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, जब ये फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट कन्वीन यानी कि बुलाई गई थी ना, विमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स, इन औरतों को सिर्फ परमिशन तो दे दी गई थी, लेकिन दर्शकों के रूप में सिर्फ ये खड़े थे वहां पे। टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, विजिटर्स गैलरी थे, उसमें सिर्फ ये खड़े खड़े थे। दो कंजर्वेटिव फोर्सेज वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, हालांकि 1848 में कंजर्वेटिव फोर्सेज जो थी ना, वो लिबरल मूवमेंट को सप्रेस करने के पूरे योग्य थे, वो कर सकती थी, इसको दबा सकती थी। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्डर वन, लेकिन वो पहले वाला शासन जो है ना वो वापस नहीं ला पाए। उन्होंने दबा तो दिया, लेकिन वो पहले वाली जो सत्ता थे वो वापस नहीं ला पाए। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज, अब शासकों को भी, तानाशाहों को भी लगने लगा, दैट द साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशंस टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, कि साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन, ये जो रिवोल्यूशन होते हैं ना, बार बार क्रांतियां होती हैं, प्लस रिप्रेशन जो ये अत्याचार होता है, कभी ये हमें मार देते हैं, कभी हम इन्हें, इसको सिर्फ एक तरीके से घटाया जा सकता है कि अगर इन्हें थोड़ा सा कंसेशन दिया जाए। कंसेशन में छूट होता है, और एक वर्ड सूटेबल रियायत, क्या होता है? रियायत, यानी इनके ऊपर थोड़ी सी अगर ढील दे दी जाए, तब इन मूवमेंट्स को हम कम कर सकते हैं। हैंस इन द ईयर 1848 में क्या हुआ? द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, अब इन्होंने चेंजेस लाने शुरू किए, दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815, और वो चेंजेस थे जो 1815 से पहले ही यूरोप में पहले ही आ चुके थे। दस सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड, और इस प्रकार सर्फडम भी खत्म हो गया, बॉन्डेड
लेबर भी एबोलिश हो गई, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया, दोनों में। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनोमी टू द हंगेरियंस है ना, हंगेरियंस इन 1867। हैब्सबर्ग रूलर्स जो थे, शासक थे, उन्होंने ज़्यादा ऑटोनोमी दी, किसको? हंगेरियंस को। 1967 में हंगेरियंस को, ऑटोनोमी का मतलब स्वतंत्रता, ज़्यादा छूट देना, किसको दी? हंगेरियंस को दी 1867 में। तो ये था तुम्हारा ये वाला पार्ट।